नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी 5 दिन की यात्रा से माले लौटे हैं, मालदीव लौटे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू और चीन ने उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया। सूचना मिल रही है कि 20 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। कहने को मालदीव एक छोटा-सा देश है, 5 साढ़े 5 लाख की कुल मिलाकर के आबादी है। लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर हमारा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और केवल मालदीव ही क्यों, हमारे लिए तो श्रीलंका भी उतना ही महत्वपूर्ण है, म्यांमार भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी। और ये सब ऐसे देश हैं और पाकिस्तान, जो हमारा हिस्सा हुआ करता था। इन सब पर चीन डोरे डालता रहा है समय-समय पर और चीन के दुष्चक्र में इनमें से कुछ देश फंसते भी रहे हैं। अभी ताज़ा-ताज़ा उसका टारगेट जो है वो मालदीव है और मालदीव इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो नई सरकार अभी नवंबर में आई है, मुइज़्ज़ू की, उसने पूरा जो अपना चुनाव प्रचार था, अभियान था, वो भारत के खिलाफ फोकस किया हुआ था। ये अलग बात है कि वो जीत गए और राष्ट्रपति बन गए, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और वहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफ और कुछ वीडियो आए, तो मालदीव के 3 जूनियर मंत्रियों ने कुछ बदजुबानी कर दी और उसके बाद मालदीव के लोगों का और जो वहाँ रक्षा मंत्री रहे, वहाँ के राष्ट्रपति रहे, दूसरे अहम पदों पर रहे, उनके जिस तरीके से रिएक्शंस आए, उसके बाद उन 3 मंत्रियों को शैक करना पड़ा, हटाना पड़ा। अब राष्ट्रपति बीजिंग से लौटे हैं, एक कार्यक्रम में बोल रहे थे और एक वाक्य उन्होंने ऐसा कह दिया जिसका नोटिस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम छोटे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये बयान भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि भारत के बारे में ही कहा गया है। अब ये चाहते हैं कि 15 मार्च तक जो हमारी वहाँ सेना की टुकड़ी है, वो मालदीव से वापस भारत चली जाए। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, भारत का रुख क्या होगा, इस पर सीधी बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर। सिवाच सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार थोल साहब। सिवाच सर, मुइज़्ज़ू के तो बॉल कुछ बिगड़े हुए हैं। इनके 3 मंत्रियों के बॉल बिगड़े थे, प्रेशर इतना हुआ कि उनको बर्खास्त करना पड़ा, हटाना पड़ा। और इधर कुछ और भी घटनाएं हो रही हैं। माले में जो मेयर जीता है, वो भारत समर्थक जीता है और राष्ट्रपति की विरोधी पार्टी का जीता है। वहाँ जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है और राष्ट्रपति के जो बयान आए हैं, जो चीन की यात्रा के खुमार में दिखाई दे रहे हैं अभी, ये किस दिशा में ले जा रहे हैं मालदीव को? हाँ, बिल्कुल। देखो चोल साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये समझना पड़ेगा पहले मालदीव कितना इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई है, मालदीव एक ऐसा आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में है और इंडियन ओशन में करीब-करीब 60 से 70% पूरा वर्ल्ड का ट्रेड जाता है और मालदीव उस ट्रेड के सी लेन पे बैठा हुआ है। उसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है। छोटा देश है, मगर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से मालदीव की जो क्षमता और काबिलियत बहुत ज़्यादा है। और ये भी सच्चाई है, आपने ठीक बताया, काफ़ी आइलैंड्स हैं और 5 लाख के करीब पॉपुलेशन है। और ये भी हमें ध्यान देना चाहिए, इसकी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम ज़्यादातर है और रेडिकलाइज़ेशन की भी खबरें आई थी, जहाँ पर इस्लामिक स्टेट कुछ हिसाब से
पैर पसार रही थी वहाँ पर, वो भी एक चिंता का विषय जो अमेरिका ने भी ज़ाहिर किया था। मगर ओवरऑल ये सच्चाई है कि मालदीव जो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड कंट्री है और वो भारत से जो कि करीब-करीब 400 से 500 किलोमीटर दूर है। और भारत जो इस इलाके के लिए सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर है अगर किसी देश को मदद चाहिए और भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और यही नहीं हम इस इलाके में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो ये सच्चाई है कि मालदीव जो है भारत के साथ हरदम रिलेशन अच्छे रहे हैं और ये भी सच्चाई है कि भारत ने हरदम मालदीव की हेल्प की है जब भी वहां पर कोई आपदा आई है। कौन भूल सकता है 1988 को जब वहां पर टेररिस्टों ने माले को घेर लिया था, उस समय भारत ने ही अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी थी और उन टेररिस्टों को मार गिराया था। उसके बाद जब पानी की वहां दिक्कत आई थी, बहुत बड़ी पानी की दिक्कत आ गई थी, भारत ने इमीडिएटली अपने हवाई जहाज और शिप से पानी भेजा था। कोविड-19 के बाद उनकी बहुत मुश्किल हो गई थी, कोई मेडिसिन नहीं थी। भारत ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो दी और यही नहीं बिना कॉस्ट के दी और इसके साथ-साथ भारत ने जब क्योंकि ये टूरिज्म पे इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वो बात करेंगे आगे। उसके कारण कोविड-19 कारण इसमें एक प्रकार से रुकावट हुई थी, तो उनकी इकोनॉमी भी डगमगा गई थी। ऐसे में हमने $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ मालदीव से कि जब ये प्रॉब्लम आ रही थी तो चीन कहाँ खड़ा हुआ था? क्या चीन ने उसकी कोई मदद की थी? बिल्कुल नहीं। और जिस प्रकार से चीन ये छोटे-छोटे देशों को दबा रहा है, स्पेशली जो चारों तरफ है भारत के और वो इंडियन ओशन में है, वो एक डेब्ट ट्रैप में डालेगा। और यही एक प्रॉब्लम आ रही है कि मालदीव समझ नहीं रहा है और ये मोहम्मद मिज़ू जो हैं, ये इलेक्शन जीतते थे भारत आउट इंडिया के नारे पे। मगर ये सच्चाई है कि वहाँ के जो लोग हैं, उनको पता है कि भारत का महत्व कितना है। क्योंकि ये भी पता है कि वहाँ का जो डेट है, वो 110% है जीडीपी का और 65% जो करीब-करीब डेट है वो चीन से के ऊपर है और उनका जो मेन इकोनॉमी है वो टूरिज्म है, जो कि 30% जीडीपी को और मैक्सिमम टूरिस्ट भारत के जाते हैं। इसका मतलब भारत जो है उसकी इकोनॉमी में इनडायरेक्टली बहुत कुछ हिसाब से पैसा भेजता है। तो ऐसे में हुआ क्या है, अब ये मोहम्मद मिज़ू जब से बने हैं प्रेसिडेंट, तो ये क्योंकि भारत विरोधी हैं और चीन के पक्ष में हैं, तो सबसे पहले तो ये किया कि वहाँ पर आज तक जिस प्रकार से रूटीन रहा है और एक प्रकार से प्रथा है कि जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो उसका फर्स्ट टूर भारत होता है। उसकी वजह यही है कि भारत सबसे नज़दीक देश है, बड़ा देश है, भारत हरदम मित्र देश है। मगर ऐसा नहीं किया मोहम्मद मिज़ू ने, वो सबसे पहले तुर्की गए और उसके बाद वो चीन का अब 5 दिन का दौरा करके आए हैं। और चीन में उन्होंने 20 से ज़्यादा एग्रीमेंट किए हैं और शी जिनपिंग से उनकी बातचीत काफ़ी लंबी तगड़ी चली है। जब से वो ये वापस आए हैं, तो वो उनके तेवर और भी चेंज हो गए। मगर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो 3 इनके जूनियर मिनिस्टर थे, जब उन्होंने डेरोगेटरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, वो उससे एक प्रकार से सारा सिनेरियो चेंज हो गया। उससे क्या हुआ कि भारत के अंदर उसका बहुत बड़ा आक्रोश, लोग कहते हैं कि मालदीव जाना बंद करें, लक्षद्वीप को डेवलप करें, बाकी जगह में जाएँ, पर मालदीव नहीं जाएँ। इससे मालदीव घबरा गया, मालदीव की जो पॉपुलेशन है, मालदीव के वो लोग जो डिपेंडेंट है टूरिज्म पे क्योंकि उनकी इकोनॉमी, उनको लगने लगा है कि ये मोहम्मद मिज़ू जो है, वो हमें मरवा देगा। दूसरा ये भी सच्चाई है, ये जो 3 मिनिस्टरों ने बोला, ये कोई स्लिप ऑफ टंग वाली बात नहीं है कि गलती से किसी मिनिस्टर ने बोल दिया। 1 मिनिस्टर बोले, 2 बोले, 3 बोले, इसका मतलब ये सोची-समझी साजिश के तहत और ये कहीं न कहीं मोहम्मद मिज़ू जो कि एक प्रेसिडेंट है, उनका कहीं न कहीं इसके अंदर लगाव था। तो ये सच्चाई है कि मोहम्मद जो मिज़ू हैं, वो आग से खेल रहे हैं और वो सोच रहे हैं चीन से जाने के बाद
उनका कद बढ़ जाएगा और जिस प्रकार की स्टेटमेंट वो पास करें, जिसका आप इशारा कर रहे थे कि भारत ने वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर, 1 डोर्नियर एयरक्राफ्ट और 1 पेट्रोल वेसल छोड़े हुए हैं। वो भारत ने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, वहाँ पर डिज़ास्टर बहुत बार होता है, उसके लिए उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कैज़ुअल्टी इवैक्यूएशन, wreck की सर्विलेंस के लिए ये जो है हमने मालदीव के फ़ायदे के लिए छोड़ा और ये भारत ने खुद नहीं भेजे, भारत और मालदीव के बीच में एक पैक्ट साइन है और उनके प्रेसिडेंट ने साइन किया हुआ है। तो ये सच्चाई है कि अब जो ये कह रहे हैं 15 मार्च तक इन्हें वापस ले जाओ, भारत एक कोई मामूली सा देश नहीं है कि चीन के कहने पे आप बोलें और हम डर जाएं। सच्चाई यह है कि एक अगर हम 15 मार्च तक इसको वापस बुलाते हैं तो ये गलत मैसेज आएगा और ये सच्चाई है, भारत ऐसा नहीं करेगा और भारत ने क्योंकि बड़े सच्चे मन से रखे हुए हैं और भारत ने अपने आप नहीं भेजे हैं, ये मालदीव के प्रेसिडेंट और भारत के बीच में पैक्ट साइन है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो ये ऐसा नहीं कर सकते। अब जो बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, अब देखें आप पूरे का पूरे मालदीव में एक आक्रोश है, मालदीव की जो पॉपुलेशन जिसने शायद मोहम्मद मिर्जी को सिलेक्ट भी किया है, आज इसके अगेंस्ट है। वो ये कहती है कि भारत के साथ अगर रिलेशन खराब करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसी के कारण अभी जो माले के अंदर इलेक्शन हुआ मेयर का, उसके अंदर मिर्जी की जो पार्टी है उसकी हार हुई और प्रो इंडिया जो कैंडिडेट वो जीता और वहीं पर पहले पर ये मोहम्मद मिर्जी मेयर थे माले के। तो ये दिखलाता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट लोग भारत को कितना चाहते हैं और मोहम्मद मिर्जी की कोई वहां पर अब ऐसा लगता है कि लोगों को समझ आ गया कि मोहम्मद मिर्जी एक चीन के पिट्ठू हैं और मालदीव को वो जो ले जा रहे हैं उस रास्ते में जहां से आना मुश्किल है और वो दलदल में फंस जाएंगे और वो चीन के एक डेप्थ ट्रैप में फंस जाएंगे जिस प्रकार से श्रीलंका फंसा है, अमन टोटा 99 ने दिया, किसी हद तक पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है जो इस इलेक्शन से ये दिखला दिया कि मोहम्मद मिर्जी को ऑल इज नॉट वेल। अगर आप भारत के साथ इस प्रकार का रुख करेंगे तो आपका तख्ता भी वहां से उलट सकता है। चौधरी साहब अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय मालदीव में 77 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। मालदीव में पहले हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 24 भारतीय सैन्यकर्मी, डोर्नियर विमान का प्रबंध करने के लिए 25 दूसरे भारतीय, दूसरे हेलीकॉप्टर का प्रबंधन करने के लिए 26 भारतीय और रखरखाव और इंजीनियरिंग के लिए 2 अन्य भारतीय कर्मी वहां पर हैं। और मालदीव चाहता है कि वो उनकी ज़मीन से हट जाएं ताकि चीन को पैर पसारने का मौका मिल जाए। तो भारत ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा श्रीवास साहब कि चीन हमारे एक और पड़ोसी देश में पैर पसारे। और जैसा आपने कहा है कि पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं रहे हैं मालदीव में, उनके हस्ताक्षर हैं, समझौता है। भारत क्यों ऐसे में मालदीव छोड़ेगा और चीन को अवसर देगा वहां घुसपैठ करने का। और भारत ये भी जानता है कि चीन के दुष्चक्र में जितने देश अभी तक फंसे हैं वो बर्बाद होकर के रह गए हैं बिल्कुल और श्रीलंका की मदद हमें करनी पड़ी थी, कई पड़ोसी देशों की मदद हम कर रहे हैं, वही हाल ये मालदीव का भी करके छोड़ेगा। अभी तो ये चीन की यात्रा के नशे में है और इससे पहले कुछ कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर के भारत आउट का नारा देकर के चुनाव मैदान में गए थे। हाँ, बिल्कुल। देखो ये सही बात है चौधरी साहब, इसको समझना पड़ेगा कि चीन की क्या मंशा है। देखो चीन जो है वो भारत को घेरना चाहता है और इसीलिए उसने जो कि म्यांमार के अंदर कोको आइलैंड और कुआकापू पोर्ट में अपना बेस बनाई है। इसी प्रकार से उन्होंने बांग्लादेश में चिटागोंग में, श्रीलंका में हम्बनटोटा, अब वो मालदीव में 2 मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और इसीलिए वो आज की तारीख में उनके आइलैंड को डेवलप करना चाहता है। ईस्ट अफ्रीका में जिबूटी और पाकिस्तान में ग्वादा। तो एक प्रकार से चारों तरफ से भारत को घेरना चाहता है। दूसरा वो क्यों चाहता है कि वहां पर
अपनी बेसिस बनाना कि क्योंकि इंडियन ओशन में 50 से 60% ट्रेड जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहता है कि आने वाले समय में वो वहाँ पर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी करे, क्योंकि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सी रूट है। और इसके साथ-साथ वो ये भी चाहता है कि उसको मालूम है कि आज की तारीख में भारत के साथ उसकी लड़ाई होती है, तो भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो इसको चोक कर सकते हैं मलक्का स्टेट को। और मलक्का स्टेट अगर चोक हो जाता है तो चीन के पास 40 से 50 दिन से ज़्यादा का ऑयल नहीं है। तो ये इसको भली-भाँति मालूम है और इसीलिए वो चाहता है कि मालदीव पे अगर उसको बेसिस मिल जाएँ, तो फिर वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट बढ़ाएगा, वहाँ पर अपनी सबमरीन बढ़ाएगा और वो भारत को काउंटर कर सकेगा। तो ये एक सोची-समझी साजिश है चीन की। मगर ये समझना चाहिए मालदीव को कि कैसी हालात हुई हैं दूसरे देशों की जिन्होंने चीन से ज़्यादा लोन लिया है या वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बने हैं। अगर आप एक चीज़ देखें कि श्रीलंका का ही अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए कि श्रीलंका की इतनी बुरी हालत है कि उन्होंने हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको 99 ईयर्स लीज़ दिया। और इतने अच्छे रिलेशन होने के बावजूद जब उनकी इकोनॉमिक डगमगा गई थी, तो चीन ने कोई मदद नहीं की और बार-बार प्रेशर डाले थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो डॉटेड लाइन पे। उस समय भारत एक ऐसा देश था जो आगे आया श्रीलंका की और भारत ने $4 बिलियन की उनको मदद की और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में गारंटर बने। तो ये अब समझना चाहिए मालदीव को कि जब आपके चिप्स डाउन होंगे, जब आप बिल्कुल डेब्ट ट्रैप में फँस जाएँगे, तो ये चीन आपकी हेल्प करने वाला नहीं, फिर भारत ही आपकी हेल्प करेगा जिस प्रकार से $500 मिलियन का हमने क्रेडिट लाइन दिया है। तो ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से बांग्लादेश ने कुछ एक प्रोजेक्ट खत्म किए, मलेशिया ने किए और आज श्रीलंका का एग्जाम्पल ही नहीं, पाकिस्तान देखो पिट्ठू बन गया है चीन का क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में। तो ये सच्चाई है कि जो मालदीव समझ नहीं रहा और ये इब्राहिम मिजू एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि आउट इंडिया के कैंपेन में आए हैं, मगर ये सच्चाई आपने ठीक बोला कि जो पुराने इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट थे या अब्दुल यमीन जो कि प्रो चाइना भी माने जाते थे, वो भी इस बात से सहमत नहीं है। तो कोई भी सहमत नहीं है मोहम्मद मिजू के ये हाँ, सच्चाई है वो किस तरीके से इलेक्शन जीत के वो अलग बात है, मगर आज पब्लिक ओपिनियन जो है उनके विरुद्ध है, वो नहीं चाहते कि प्रो चाइना पॉलिसी हो और भारत के साथ रिलेशन खराब किया जाए। जो आपने 77 मिलिट्री पर्सनल और बाकी इक्विपमेंट जो बताया जिसके अंदर 2 हेलीकॉप्टर है, एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, एक पेट्रोल वेसल है, वो भारत ने अपनी मर्जी से नहीं भेजे, वो एक समझौता साइन हुआ था भारत और जो मालदीव के बीच में जहां पर उनके प्रेसिडेंट ने भी साइन किए हैं। तो भारत कोई प्रेशर में आके उनको नहीं मिलाने वाला क्योंकि वो है अगर भारत ऐसे बुलाता है तो ये एक दिखाएगा कि भारत कमजोर है। भारत कमजोर नहीं है, भारत दोस्तों का दोस्त है। मगर अगर कोई ये सोचे कि वो चीन की के कारण भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करेगा, तो फिर भारत किसी हद तक जा सकता है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लीडरशिप के अंडर भारत प्रेशर में आने वाला और भारत ये 77 जो हैं हमारे जो मिलिट्री पर्सनल जो कि समझौते के तहत है, जो कि मालदीव की बेहतरी के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, इतनी जल्दी उनको बुलाएगा। चाहे जो मालदीव कितना ही जोरों से चिल्लाना स्टार्ट कर दे, भारत प्रेशर में नहीं आने वाला और जिसको ये समझता है कि इसका बहुत ही हमराई है चीन, वो इसका नेबर नहीं है, बहुत दूर है। अगर कभी आपदा आएगी तो ये भारत ही है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। मुझे लगता है ये बात अभी तक उसके समझ नहीं आ रही, मगर ये जो इलेक्शन हुए हैं मेयर के, उससे उसकी आंखें खुलनी चाहिए। उसको समझ आनी चाहिए कि लोग उसके साथ नहीं हैं। अगर लोग डेमोक्रेसी में आपके साथ नहीं होते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको ये मोहम्मद मिर्ज़ू को क्यों इतनी जो गलत धारणा हो गई है
कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो चीन के नाम से भारत को डराएंगे। भारत वो पुराना भारत नहीं है, डरने वाला नहीं है। भारत वो करेगा जो भारत के हित के लिए और मालदीव के हित के लिए। चौधरी साहब, सूचना ये मिल रही है कि माले में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें मालदीव के उच्चाधिकारी थे, भारत के उच्चाधिकारी थे, और भारत ने, जैसा जनरल साहब ने बताया, 2 टूक मालदीव को समझा दिया है, बता दिया है, साफ-साफ संकेत दे दिए हैं कि जो चीन चाहता है, वो हम नहीं करने जा रहे हैं। जनरल साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला, महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू ओंकार साहब। जय हिंद। जय हिंद सर।